Hello friends, my name is Tapasya Sharma and welcome to our channel Edu Mantra. We'll be learning about the French Revolution in this chapter. Basic introduction देना चाहूँगी ये चैप्टर का पहले. Initially ये year बहुत ही ज़्यादा important है. That is 14th July 1789 पेरिस में. City of Paris जो उस वक्त इस समय पे इस डेट पे बहुत ही ज़्यादा हसल एंड बसल में था. सबके दिमाग में कुछ न्यू थॉट्स आ रहे थे, न्यू फीलिंग्स थे, न्यू आइडियाज़ थे और सबके दिमाग में सिर्फ एक रिवोल्यूशनरी आइडिया बहुत इम्पॉर्टेंटली स्टक किया हुआ था. एंड सिंस ये रिवोल्यूशनरी आइडिया बहुत ज़्यादा स्टक था इनके माइंड में, ये बदला लेना चाहते थे. अब वो बदला किससे लेना चाहते थे? जो कॉमन मैन है वो बदला लेना चाहते थे किंग से. ये मोनार्कियल रूल से. मोनार्कियल रूल को ही किंग का रूल बोला जाता है. जो किंग कहेगा वही करेक्ट है. तो उसी केस में मोनार्कियल रूल से ये बदला लेना चाहते थे. और उस वक्त बदला लेते लेते क्या हो रहा था कि पहले तो सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर फोर्ट्रेस प्रिजन, बैस्टाइल में एक फोर्ट्रेस प्रिजन है जो है किंग की एक प्रिजन, जहाँ पर अगर किंग ने किसी को सज़ा दी है तो वो वहाँ पर जाके कैद हो जाता था. और अगर वो कैद हो गया है तो अब किंग की परमिशन के बिना वो वापस बाहर नहीं आ सकता. तो सिमिलरली लोगों ने भी सबसे पहले अटैक इसी पे किया. उन्होंने वहाँ जाके उनके कमांडिंग ऑफिसर्स, जो वहाँ पर ऑफिसर्स सब गार्ड्स वगैरह थे, उन सबको पहले मार गिराया और उसके बाद ये प्रिजन में जितने भी क्रिमिनल्स थे उन सबको बाहर निकाल दिया. तो पहला उनका एक रिवेंज कंप्लीट हो गया. जो गुस्सा एक कॉमन मैन के दिमाग में था वो उस वक्त उन्होंने इस तरह से निकाल दिया. अब इसके अलावा और भी बहुत कुछ हुआ है, पर ये सब हुआ क्यों? ये हसल एंड बसल हुआ ही क्यों? क्यों लोग मोनार्कियल रूल के खिलाफ थे? क्यों उन्हें लग रहा था कि हमको मोनार्कियल रूल नहीं चाहिए, हमको हमारा किंग पसंद नहीं है? ये कुछ होने का कोई ना कोई रीज़न तो पीछे होगा ही. तो पहले हम किंग के बारे में जान लेते हैं. नाउ 1774 में लुइस 16 जो बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था. बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले तो 1774 किंग का नाम है लुइस 16. लुइस 16 जो है वो बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था और उसकी शादी हुई थी 20 साल की एज में. उसकी शादी हो गई थी ऑस्ट्रियन प्रिंस से. और जब वो थ्रोन पे आया, जब उसको ये राजकाज संभालने के लिए दिया गया 20 साल की उम्र में, उस वक्त उन्होंने जब पहली बार सीखने की कोशिश की कि अब मैं कुछ न्यू करूँगा, यहाँ पर आके ये मोनार्की में आके लोगों को हेल्प करूँगा, तब उन्हें पता लगा कि उनके जो फादर्स थे, उनके जो एंसेस्टर्स थे, जो पहले वाले किंग थे, उन्होंने एक बहुत ही लंबे वॉर में अपनी पूरी ट्रेजरी, जितना भी पैसा था, वो सब ख़त्म कर दिया है. अब एक न्यू किंग जब थ्रोन पे आता है, धीरे धीरे सीखते हुए उसे वो पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी. बट सिंस उसके पास कोई पैसा ही नहीं था, तो उस वक्त कुछ ऐसे रीज़न्स सामने आए कि क्यों पैसा नहीं था उनके पास, क्यों ये ट्रेजरी खाली थी, वो क्यों कुछ नहीं कर पाया. तो सबसे पहला रीज़न यही है कि लॉन्ग टर्म वॉर था एक, जो उनके फादर्स और उनके एंसेस्टर्स ने, उन्होंने ये लंबा वॉर खींचा था और ये वॉर की वजह से उनका पूरा धन ख़त्म हो चुका था. सिमिलरली ये 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ उस टाइम ब्रिटेन के कब्ज़े में थी और उनसे झगड़कर ये इंडिपेंडेंस लेना चाहते थे. तो लुइस 16 ने अपने बलबूते पर, वो इतने कैपेबल थे कि इनको जिता सकते थे, उसमें उन्होंने इनकी हेल्प की और हेल्प करने में जितना और ट्रेजरी उनके पास था वो सब ख़त्म हो गया. अब तीसरा रीज़न ये है कि इनका एक पैलेस है वर्साइल्स. अब एक पैलेस है तो उसे मेंटेन भी करना पड़ेगा और मेंटेनेंस का खर्चा बहुत आता है. सो सिमिलरली दो तो इम्पॉर्टेंट वॉर ही थे, तीसरा था उनका पैलेस जिनको उन्हें मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती थी, और चौथा था 10% ऑफ लोन. जब उनके पास पैसे नहीं थे, जब ये ट्रेजरी खाली हो चुकी है, तो उन्होंने मनी लेंडर्स से बहुत सारे पैसे उधार पे लिए थे
और जब उधार पे लिए हैं तो उन्हें चुकाने पड़ेंगे, और जब चुकाने हैं तो मनी लेंडर्स ने भी उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने किंग को ये बताया कि अब हम आपसे पैसा लेंगे 10% के इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ पर भी वो फंस गए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 रीज़न है जिसकी वजह से लुइस 16 जो है अपने कार्य में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। और ये रीजंस वापस मैं एक बार रिपीट करूंगी, दैट इज लॉन्ग टर्म वॉर, 13 अमेरिकन कॉलोनीज का इंडिपेंडेंस, पैलेस ऑफ वर्साइल्स को मेंटेन करना, और 10% ऑफ लोन पर इंटरेस्ट जो उनको चुकाना है, जो भी मनी लेंडर से उन्होंने पैसे लिए जो उनको चुकाना है वो है 10%। सो इस वजह से, ये रीजंस की वजह से लुइस 16 जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुद दिमाग में हासिल एंड बसल थे। उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा था कि हमें अब क्या करना चाहिए वो रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। और सिंस रेवेन्यू बढ़ेगी नहीं तो आगे जो किंगशिप है वो कंटिन्यू नहीं हो सकती। तो अब रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी, दैट इज एस्टेट सिस्टम। यही फ्रांस में मोनार्कियल रूल में लुइस 16 के अंडर एस्टेट सिस्टम थे। और एस्टेट सिस्टम्स जो होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थे। अब पहला पार्ट जो है वो है क्लर्जीज, जो चर्च के लोग होते थे, प्रीस्ट, बिशप्स, पोप जो भी होते थे वो सब है क्लर्जीज के अंडर आते हैं, और वो उनको फर्स्ट एस्टेट कहा जाता था। सेकंड है नोबिलिटीज, इन्हें सेकंड एस्टेट कहा जाता था। और थर्ड एस्टेट में भी बहुत सारे डिविजन्स थे। पहला डिवीजन था बिग बिजनेसमैन जिनका खुद का बिजनेस है, सेकंड थे मर्चेंट्स, पीजेंट्स, और थर्ड थे जो लेबरर्स है और छोटे पीजेंट्स है जो दूसरों के फार्म में जाके काम करते हैं। तो इस तरह 3 पार्ट में ये भी डिवाइडेड है। अब जब हम देख रहे हैं कि ऐसे डिविजन्स है, इसका मतलब सबसे बड़ा राजा के बाद तो ऑब्वियसली फर्स्ट एस्टेट ही आएगा। सिंस पहला और दूसरा एस्टेट जो था वो प्रिविलेज स्टेट था, इन्हें टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं थी, इन्हें सब सुख सुविधाएं उपलब्ध होती थी। और इसके अलावा जो थर्ड स्टेट था इन्हें टैक्स भरना पड़ता था। खुद अपने लैंड नहीं थे इनके पास। ये इनका पॉपुलेशन मैं आपको बता दूं 90% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इन्हीं का था, थर्ड स्टेट वालों का। बट 60% ऑफ लैंड जो है, जो लैंड ओनर्स होते हैं, 60% ऑफ लैंड ओनर्स जो थे वो क्लर्जीज एंड नोबिलिटीज है। तो जब इनके पास लैंड ही नहीं है कुछ कमाने के लिए, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये टैक्स भरेंगे? और जिनके पास लैंड है वो टैक्स ही नहीं भरते। उसी तरह अब मैं आपको टैक्स से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। सिंस यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ रेवेन्यू जो है ख़त्म हो चुकी है, तो अब राजा के पास जो है वो रेवेन्यू कैसे बढ़ती है। तो पहला टैक्स है तिथि, जो चर्च इंट्रोड्यूस करवाता था, चर्च को देना पड़ता था, बिकॉज वहाँ पर एक रिलीजियस पॉलिसी हमेशा चली जाती थी। चर्च जो था वो सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटर था लोगों के लाइफ का। तो किंग से भी बड़ा अगर देखा जाए तो चर्च हुआ करता था, और गॉड, इसीलिए लोग इस टैक्स को भरा करते थे, दैट इज तिथि। और टाइल एक और नया टैक्स है जो बाकी सब टैक्सेस को मिलाकर किंग को देना पड़ता था। इसमें इसी टैक्स में सॉल्ट और टबैको भी इंक्लूडेड है। और इन टैक्सेस के बाद जब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि हमारे पास तो लैंड ही नहीं है, हमारे पास पैसा ही नहीं है देने के लिए, तो हम कैसे दें ये किंग को पैसा? वो तो हमसे टैक्स मांगे जा रहा है, और ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो है ये कभी पैसा भरते ही नहीं है, तो हम क्या करें? तो इस केस में अब ऑब्वियसली बात है, रीजंस हमारे पास है, स्टेट्स हमारे पास है, टैक्सेस हमारे पास है, तो और भी कुछ बढ़ेगा, दैट इज पॉपुलेशन। अब सबसे पहले 1715 में पॉपुलेशन थी 23 मिलियन, और धीरे धीरे 1789 में पॉपुलेशन हो गई 28 मिलियन। तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे पॉपुलेशन भी बढ़ता जा रहा है, और अब हम जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है हमें उनको कुछ ना कुछ खिलाना पड़ेगा, सबको काम देना पड़ेगा। अब जब धीरे धीरे लोग बड़े होंगे तो उनका एडुकेशन, उनका खाना पीना, उनका रहना,
और बेसिक नेसेसिटीज़ जो उन्हें देना है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, तो आप कहाँ से लाओगे ये सब देने के लिए। तो उसी तरह जब हमने देखा कि ये पॉपुलेशन जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, 1789 में 28 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी। और इस केस में जो गैप है, अब जब घर में हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं और हमारे पास खाना कुछ नहीं है तो हम डिवाइड करेंगे उस खाने को। तो उसी तरह ये डिवीजन में जो रिच लोग थे, दैट इज द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट, ये बहुत ज़्यादा रिच होते गए, और जो थर्ड स्टेट थे वो और भी ज़्यादा पुअर होते गए, क्योंकि उनके पास तो कमाने के लिए कोई ज़रिया नहीं है, और कमा भी लेते हैं तो उनको टैक्स भरना पड़ता है। तो इसीलिए ये सब्सटेंशियल क्राइसिस यहाँ पर डेवलप हो जाती है। इसी केस में जब लोगों ने देखा, जब लोगों को समझ में आया कि अब चुप बैठ के कोई मतलब नहीं है, हमको किंग को बताना पड़ेगा, हमें बाकी फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स को बताना पड़ेगा कि हम अकेले टैक्स नहीं भरेंगे, आप भी टैक्स भरो। तो उसी लिए वो रिवोल्ट करते हैं, जो कॉमन पीपल है, दैट इज द थर्ड स्टेट, वो रिवोल्ट करना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे वो रिवोल्ट करना शुरू करते हैं, उनका रिवोल्ट जो है वो ठप्प हो जाता है, सब लोग सप्रेस कर देते हैं उस रिवोल्ट को, और कोई मानता ही नहीं है, कोई सुनना ही नहीं चाहता उनके रिवोल्ट को। जब धीरे धीरे उनके रिवोल्ट्स जो है वो बंद होने लगे, तब 3 इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर ने अपनी आवाज़ उठाई। तो पहले 3 फिलोसोफर्स का नाम आपको बता दूं। पहला है जॉन लॉक, सेकंड है राउजियो, इसका पूरा नाम है जियान जैकस राउजियो, और थर्ड है मॉन्टेस्क्यू। अब जॉन लॉक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, दैट इज द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, और मॉन्टेस्क्यू ने भी एक किताब लिखी है, वो है स्पिरिट ऑफ द लॉस। अब ये 3 फिलोसोफर्स क्या करते थे, जब इन्होंने देखा कि लोग अपने रिवोल्ट कर तो रहे हैं बट ये किंग तक तो पहुंच ही नहीं रहा है और कोई एक्शन भी नहीं लेता, तो इन्होंने खुद पढ़ाई करके, क्योंकि ये खुद एक एडुकेशनर्स थे, खुद पढ़ाई कर चुके थे, इनको नॉलेज था हर चीज़ के बारे में, तो ये अब जो लोग पढ़ नहीं सकते, जो समझ नहीं सकते इन चीज़ों को, उनके सामने जाके एड्रेस करते थे, उनको ये सारी बातें बताते थे कि तुमको क्या करना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे उनकी लाइफ में, उनका माइंड को इस तरह सेट करने के लिए कि अब आपको आगे क्या करना है, ये मोनार्कियल रूल हटाने के लिए। तो उसी तरह जब जॉन लॉक ने अपनी बुक द ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट लिखी, तो उसमें मोनार्कियल रूल को हटा के एक रिपब्लिक रूल, दैट इज़ अ डेमोक्रेटिक रूल लाने की बात कही। ये लोगों के सामने वो कॉफ़ी हाउसेस और जो बहुत ही बिजी रोड्स होती है, या लोग सबसे ज़्यादा जहाँ जाते हैं वहाँ खड़े होकर ये बातें बताया करते थे, और लोग इन्हें सुना भी करते थे। और सुनने के बाद जब उन्हें पता चला कि नहीं, अब हमें डेमोक्रेसी ही लानी चाहिए, ये कुछ एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो बहुत अच्छा है, जहाँ पर हमारी बात सुनी जाएगी और किंग की बात नहीं सुनी जाएगी, हमें हर बार किंग के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह मॉन्टेस्क्यू ने भी अपनी एक बुक में स्पिरिट ऑफ द लॉस में बताया है कि हमारा जो लॉ है वो किस तरह डिवाइड होना चाहिए। पहला है लेजिस्लेटिव, सेकंड है एग्जीक्यूटिव, और थर्ड है जुडिशरी। हमें मोनार्कियल रूल की ज़रूरत ही नहीं है, किंग की ज़रूरत ही नहीं है। और सिंस हमें किंग की ज़रूरत नहीं है, तो पर हमें इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है। अगर इन 3 चीज़ों को इक्वली डिवाइड किया जाए, पावर जो है वो अगर इन 3 चीज़ों के बीच में इक्वली डिवाइड किया जाए, तो लोगों को जो चाहिए, जो वो एक्सपेक्ट करते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन से, वो सब मिलेगा। तो इसी तरह ये तीनों फिलोसोफर्स बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते थे लोगों को समझाने के लिए कि आपको करना क्या है। जब when people are not educated, those people need to understand or being explained what they should do. और जब उन्हें समझाना पड़ता है कि उन्हें क्या करना है, that is one of the important task, और यही टास्क जो है ये तीनों ने फुलफिल किया है। जॉन लॉके, मॉन्टेस्क्यू एंड जियान जैकस राउजियो। अब इन 3 फिलोसोफर्स ने हमें सिखाया था, या लोगों को सिखाया था, कि आपको मोनार्कियल रूल नहीं चाहिए। हमेशा एक राइट जो एक सिटीज़न के पास होना चाहिए, वो एक
हर एक इंडिविजुअल के पास वो राइट होना चाहिए। सिर्फ आप ही टैक्स क्यों भरोगे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट क्यों नहीं भरेंगे? इस तरह की छोटी छोटी बातें और उन्हें प्रोटेस्ट कैसे करना है, इस बारे में इन 3 फिलोसोफर्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट था उनकी लाइफ में। बट लास्ट जब हमने देखा कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया था इनके बोलने पे, उस वक्त वो प्रोटेस्ट का कारण क्या था? जैसे सामने हमने सबसे पहले हमने देखा था कि उन्होंने जो प्रिजनर्स थे बैस्टाइल के, उन्हें निकाल दिया था और कुछ बहुत ही ज़्यादा हसल एंड बसल हो रहा था। फिर पैलेस ऑफ वर्साइल्स में वो जाकर जमा हो गए और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो उन्होंने की थी। बट उसका आउटब्रेक कुछ ना कुछ था, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न था, इसीलिए उन्होंने ये काम किया है। अब ये रीज़न का कारण मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जैसे इंक्रीज़ ऑफ टैक्स। 2 टैक्स के बारे में हमें ऑलरेडी पता है। पहला है तिथि, जो चर्च और जो क्लर्जीज थे हमें उन्हें देना पड़ता था, और सेकंड टैक्स थी टाइल, जो अदर टैक्सेस में इंक्लूड होती थी, जो किंग के पास जाती थी, उसमें सॉल्ट और टबैको भी इंक्लूडेड था। अब अपार्ट फ्रॉम दिस इंक्रीज ऑफ टैक्स के अलावा हमने एक और ऑप्शन पढ़ा था, वो था पॉपुलेशन। जिस तरह 1715 में 23 मिलियन पॉपुलेशन थी और 1789 आते आते 28 मिलियन पॉपुलेशन हो चुकी थी, तो हम सबको खाना कैसे खिलाएंगे, कहाँ से आएगा ये फूड ग्रेन? तो इस तरह की बातों की वजह से ये रिवॉल्ट का आउटब्रेक था। तो इंक्रीज ऑफ टैक्स, जैसे ही टैक्स बढ़ाया गया, तीसरा टैक्स जैसे ही ऐड किया, उसी वक्त एक स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। और आपको बता दूं, स्टेट जनरल की मीटिंग जो थी वो सबसे पहले या लास्ट मैं बताऊँ आपको, तो 1614 में लास्ट, मतलब लुइस 16 के टाइम पर एक भी स्टेट जनरल की मीटिंग नहीं हुई थी। और 1614 में लास्ट मीटिंग होने के बाद 5 मई 1789 को सबसे पहली मीटिंग हुई, जब लुइस 16 जो है वो थ्रोन में आया। अब इसके अलावा जब ये मीटिंग बुलाई गई, लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब जो है हमारा किंग कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेगा या अब हमें कुछ बोलने का मौका मिलेगा। तो आपको इस सिचुएशन के बारे में बता दूं कि जो स्टेट जनरल की मीटिंग होती है उसमें 300 रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट से आते हैं, और थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाए जाते हैं। वो भी उनमें से कुछ इस तरह के लोग होते हैं, जैसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था स्टेट सिस्टम को, जैसे बिग बिजनेसमैन, फिर मर्चेंट्स, आर्टिसंस, जो नॉलेज, जिनके पास नॉलेज है, जो लर्न पर्सन है, जो एडुकेशन ले चुके हैं, उन लोगों को बुलाया गया था इन 600 रिप्रेजेंटेटिव्स में। इसके अलावा जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे और वुमेन, इन्हें आने की परमिशन नहीं थी अंदर। वो उन्हें अलाउ ही नहीं किया गया था कि वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पर आ पाए या ऐसा जनरल पब्लिक भी यहाँ पर असेंबली में खड़े हो पाए। ऐसी कोई भी बात उनसे नहीं कही गई थी, वो सीधा सीधा डिनाइड थे। और इसके अलावा चलो, सिंस उन्हें बुलाया नहीं गया था, बट 40,000 लेटर्स उनके 600 रिप्रेजेंटेटिव्स लेके आए थे, जो सीधा किंग जो है वो जाके पढ़ने वाला था। सो लोग उससे भी सेटिस्फाइड थे कि ठीक है, हमने हमारे लेटर्स तो लिखे हैं, उसमें हमने हमारी प्रॉब्लम्स भी बताई हैं, तो मे बी हमारा किंग जो है वो पढ़ के ये बातों को कर सकता है फुलफिल। और जब आपको ये भी बता दूं कि 300 रिप्रेजेंटेटिव्स जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट को बिलोंग करते थे, वो एक रो में बैठे हुए थे, एक दूसरे को फेस करके बैठे हुए थे, और जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थर्ड स्टेट के थे, वो सब उनके आजू बाजू में खड़े थे। तो आप ऐसे भी पार्शियलिटी देख सकते हो किस तरह वो बायस्ड है, कि 300 रिप्रेजेंटेटिव जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से है वो प्रिविलेज्ड वन है, उन्हें टैक्स भी नहीं भरना है, वो बैठ के असेंबली अटेंड करेंगे। लेकिन जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिन्हें टैक्स भी भरना है, वो खड़े होकर इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। तो इसके अलावा अब एक बात हो गई कि जब जैसे ही ये मीटिंग शुरू हुई, तो लुइस 16 ने एक बात बताई उन्हें कि देखो, अब हम एक टैक्स को और इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे रेवेन्यू में कोई पैसा नहीं बचा है।
तो अब टैक्स इंक्रीज कर रहे हो तो थर्ड स्टेट वालों के लिए ही इंक्रीज होगा, क्योंकि पहला स्टेट और सेकेंड स्टेट जो है वो तो बहुत प्रिविलेज स्टेट है। तो वो उन्हें कह रहे हैं कि अब आपको हम एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको वो टैक्स भी भरना है। ये सुन के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपनी बात रखनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्हें अपनी बात रखने ही नहीं दी गई, और जब उन्हें अपनी बात रखने ही नहीं दी गई तो उनके दिमाग में, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ फिलोसोफर्स ने इन लोगों को हेल्प किया है ये समझाने में कि आपको करना क्या है, आपको बोलना क्या है, ये डेमोक्रेसी, रिपब्लिक और ये मोनार्कियल रूल होता क्या है। जब अब उन्हें ये बात पता चल चुकी है तो उस वक्त उन्होंने ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल अप्लाई किया। और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल क्या है, ये बनाया गया था, राउजियो ने अपनी बुक में लिखा था, दैट इज़ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। राउजियो की बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हमने जॉन लॉक की बुक पढ़ी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। और मॉन्टेस्क्यू की बुक कौन सी थी, और मॉन्टेस्क्यू की जो बुक थी वो 3 डिविजन्स को डिवाइड करी थी, वो थी स्पिरिट ऑफ लॉस। उसी तरह राउजियो ने अपनी बुक में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें बताया डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के बारे में कि एक आदमी के पास एक वोट होना ही चाहिए, आप वो वोट ले नहीं सकते किसी से। जिस तरह आज हम इलेक्शन के लिए जाते तो हमारा भी एक वोट काउंट होता है, उसी तरह वो उसी वोट के लिए लड़ रहे थे उस वक्त कि ये 300 रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे लिए वोट नहीं करेंगे, हम भी हमारे लिए वोट करेंगे इसमें, तो ही हम इस इलेक्शन में खड़े रहेंगे या इस जनरल में खड़े रहेंगे। तो जैसे ही लुईस 16 ने उन्हें बताया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, तो ये 600 रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ से चले गए, सीधा निकल गए। जब उन्होंने देख लिया कि हमारा किंग जो है वो इन दोनों स्टेट्स की ही बात सुनने वाला है, तो हमारा यहाँ खड़े होकर कोई मतलब ही नहीं है, तो उन्होंने जो किया वो उस वक्त के लिए सबसे सही था, वहाँ से वॉकआउट कर लेना। तो उस स्टेट जनरल की मीटिंग से ये 600 रिप्रेजेंटेटिव्स बाहर हो गए। पर अब प्रॉब्लम ये है कि अब बाहर तो हो गए, अब ये अपनी तरीके से किंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि हम ये टैक्स नहीं भरेंगे, और उन्होंने वही किया। उन्होंने क्या किया, 20 जून को ग्राउंड ऑफ वर्साइल्स, इंडोर कोर्ट था एक वर्साइल्स पैलेस में, वहाँ पर जाके कुछ ये रिप्रेजेंटेटिव्स जमा हो गए। और इनके लीडर 2 थे, वो थे मिराबियो और एबेसियस। अब आपको ये भी बात बता दूं कि मिराबियो और एबेसियस जो थे वो खुद फर्स्ट और सेकंड स्टेट को बिलोंग करते थे। जो मिराबियो था वो नोबिलिटीज, दैट इज द सेकंड स्टेट को बिलोंग करता था, और उसने ये फ्यूडल सिस्टम को बहुत अच्छी से पढ़ा है। उसने ये देखा है कि जिस तरह पैसा नोबिलिटीज़ के पास है, अगर वो टैक्स भरे तो ये रेवेन्यू हमेशा के लिए भरे होंगे किंग के। और उसी तरह हमारे पास एक सेकेंड मेंबर है, वो है एबेसियस, जो खुद एक प्रीस्ट था, मतलब फर्स्ट स्टेट को बिलोंग करता था। और जिस तरह वो फर्स्ट स्टेट को बिलोंग करता था, उसने एक बुक लिखी थी व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, मतलब वो उस बात को समझता था कि फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट्स में कोई फ़र्क नहीं है, वो हमने कैटेगराइज किया है इन्हें। और जब हमारे पास पैसा है तो हम क्यों नहीं भर सकते, हम क्यों टैक्स नहीं दे सकते, हम क्यों थर्ड स्टेट से ही क्यों उनको ही एक्सप्लॉइट करें, किंग इन्हीं को एक्सप्लॉइट क्यों कर रहा है। सो ये हमारे 2 इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे और 600 रिप्रेजेंटेटिव्स जो ग्राउंड ऑफ वर्साइल्स में जाकर धरना दे रहे थे या प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके अलावा आपको एक बात तो बता दी। अब दूसरी बात ये है कि उस टाइम पर फ्रांस में इतनी ठंडी पड़ गई, सीवियर विंटर चल रहा था, इतनी ठंडी थी कि हार्वेस्ट जो था, जो क्रॉप्स उन्होंने उगाए थे वो सब खराब हो गए। अब बेसिक तो हमें भी पता है कि अगर हमें एक क्रॉप ग्रो करना है तो उसके लिए प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, प्रॉपर अमाउंट ऑफ सॉइल, प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड जो भी उसे लगता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मिलना। अगर उन तीनों में से या उसके अलावा और कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है तो वो क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सिमिलरली बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से यहाँ पर हार्वेस्ट जो था वो सब खराब हो गया, और हार्वेस्ट खराब हो जाने की वजह से जब कॉमन पीपल को ये बात पता चली
कि अब हमारा हार्वेस्ट तो ख़राब हो गया, टैक्स तो हम भर नहीं पाएंगे। इस तरह के 2 टैक्स जो पहले के थे, दैट इज़ टाइल एंड तिथि, हम तो वो भी नहीं भर पाएंगे। तो अब हम करें क्या? इस बीच एक रूमर भी आ गई। कुछ लोगों ने ऐसी बात कही कि लॉर्ड मेनोर हमारे यहाँ आ रहा है, जो भी हमारे जो राइस का क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा है। और ये बात सुन के लोगों में जो गुस्सा था वो उस वक्त आउटब्रेक मतलब बाहर आने लगा। और जब वो गुस्सा बाहर आने लगा तो ये सब फार्मर्स, पीजेंट्स और स्मॉल पीजेंट्स, लेबरर्स, ये सब एक साथ नोबिलिटीज़ के घर में भागे और उनकी जो लैंड वगैरह थी, उनके यहाँ जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो सब उन्होंने सील कर ली, खुद उसमें जाकर बैठ गए और जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो सब जला दिए। अब इस तरह उनका गुस्सा निकला तो नोबिलिटीज़ डर गए। उन्होंने वो जगह छोड़कर नेबरिंग कंट्रीज़ में या नेबरिंग एरियाज़ में जाकर रहने लगे और वहाँ से भाग गए। अब 2 सिचुएशन आपको समझ में आ गई कि एक सिचुएशन में लोग जो है ग्राउंड ऑफ वर्साइल्स में है, सेकेंड सिचुएशन में लोग जो है वो इस तरह से नोबिलिटीज़ पे अटैक कर रहे हैं। और 4 अगस्त 1789 में एक अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम का अबॉलिशन हो गया। एक एक्ट पास हुआ। जब ये 2 बातें साथ में हुई तब लुइस XVI के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। तो उसी वक्त उसने ये जो फ्यूडल सिस्टम था, जो हमारे एस्टेट कैटेगराइज किए गए थे, उन सिस्टम्स को हटा दिया गया और जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट है अब उन पर भी ये टैक्स लागू होगा, ये बता दिया गया। अब सिर्फ थर्ड स्टेट ही नहीं भरेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट को भी टैक्स भरना ही पड़ेगा। इसी तरह तिथि जो चर्च के पास से चर्च को हमें टैक्स भरना पड़ता था वो भी बैन कर दी गई और चर्च को कॉन्फिस्केट किया गया। कॉन्फिस्केट मतलब बंद कर दिया गया, उनसे ले लिया गया और अब वो अपनी तरीके से ये सब चीज़ों को चलाएंगे। चर्च हमें ऑर्डर नहीं देगा, अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस धीरे धीरे बाहर आने लगे। अब इसके अलावा 1791 में एक ड्राफ्ट फॉर्म हुआ और उस ड्राफ्ट को उन्होंने कंप्लीट करके एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की। तो 1791 हम याद रखें कि फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त ड्राफ्ट हुआ गया था। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह यहाँ पर उन्हें वोट करने नहीं दिया गया था, उसी तरह यहाँ पर जो भी मेन हैं जो 25 ईयर्स एंड अबव है, अगर वो 3 लेबरर्स का, जैसे 3 लेबर्स को जब उनको पैसे देने हैं, आज का वेज देना है, फॉर एग्जांपल एक लेबर का वेज है 20 रुपीज़ फॉर एग्जांपल, एंड उसी तरह हमें 2 वेजेस और देने हैं, 2 जनों को और वेजेस देने, तो उसी तरह 60 रुपीज़ अगर एक पर्सन अपना टैक्स का डोनेट कर, टैक्सेबल पर्सन है, अगर वो पे करता है उस टैक्स को, तो ही वो वोट करने के लिए एलिजिबल है। इस टैक्स में एक तो आपको पता चल गया कि इसमें सिर्फ मेन ही वोट करने वाले हैं। वुमेन जो है वो पैसिव थे, इसमें उन्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी अब तक, और वोट का तो राइट था ही नहीं, तो वोट के लिए वो डिनाइड थे। और जो मेन 3 बार 3 लेबरर्स का पैसा भर सकता है टैक्स के लिए, वही सिर्फ आके वोट कर सकता है। और उसके बाद जब धीरे धीरे ये चीज़ें चेंज होने लगी तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट का फॉर्म हुआ। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स का क्या मतलब है कि जिस तरह अब हम रहते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि राइट टू स्पीच, राइट टू द फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्रीडम, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स दैट वी हैव, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास राइट्स है, उन राइट्स को फॉलो करना, और वो राइट्स जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स में फॉर्म किए गए थे। तो जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है, अगर वो इनके पास है तो वो अपना लाइफ बहुत ही आसानी से और आराम से जी सकते हैं। और इसी तरह इन्होंने अपना जो आउटब्रेक था उसके लिए एक न्यू पैटर्न फॉर्म किया। हमने क्या क्या पढ़ा इसमें कि एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गई और लोगों ने अपने राइट्स के लिए लड़ना शुरू कर दिया। 2 इम्पॉर्टेंट लीडर्स जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट में बिलोंग करते थे, वो भी यहाँ पर थे उनके लीडर बन के।
और जो ग्राउंड ऑफ वर्साइल्स था वहाँ पर एक अटैक हुआ, नोबिलिटीज़ के घर में अटैक हुआ है, और एक स्टेट जनरल की मीटिंग सेट की गई थी जो पहले 1614 में ही पहले हुई थी, और उसके बाद 1789 में मीटिंग हुई है लुइस 16 के रेन में। और कुछ 300 रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट से आए थे, 600 रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो थर्ड स्टेट से आए थे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. We'll meet you in the next video. Thank you so much.